मंडल आयोग की रिपोर्ट जब जनता पार्टी में बनी थी, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट बनी तो उस समय इंदिरा गांधी आ गई थी प्रधानमंत्री बन करके। तो इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को यह करके खारिज कर दिया कि अभी ये जो उचित जो है ये समय नहीं है, और धीरे धीरे वो मंडल आयोग की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। और इंदिरा गांधी कौन थी? वो जवाहरलाल नेहरू की पाठशाला से सीखी हुई थी। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, यह कह करके नहीं किया कि अगर काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी तो ये जो सामाजिक व्यवस्था है ये गड़बड़ा जाएगा, सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाएगा। यह कह करके काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू ने लागू नहीं की। और सामाजिक सद्भाव आप लोग जानते क्या है नेहरू की नजर में? नेहरू की नजर में सामाजिक सद्भाव यह है कि जो ऊंचा है ऊंचा रहे, जो बीच वाला है बीच का रहे, जो नीच है नीच बन करके रहे। नेहरू की नजर में यह सामाजिक सद्भाव था, जिसकी वजह से काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। संघर्षों के बाद पिछड़े वर्ग के लोगों ने संघर्ष किया। सोशलिस्ट पार्टी के नेता ये लोहिया जी थे, इन्होंने कहा कि पिछड़े पावे 100 में 60 का नारा दिया। जगदेव बाबू ने नारा दिया, संघर्ष किया कि ये 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है 90 भाग हमारा है। ये सब नारा लेकर के जगदेव बाबू ने और तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं ने बुनियादी तौर से संघर्ष किया, जिसमें ललई सिंह यादव भी थे। काका कालेलकर आयोग का रिपोर्ट लगवाने के लिए ललई सिंह यादव ने भी 1 महीने का आमरण अनशन किया था। तमाम नेताओं ने संघर्ष किया था, लेकिन काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पिछड़े वर्ग के महापुरुष तो तैयार थे, उस वक्त संघर्ष कर रहे थे, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग तैयार नहीं थे। इसी कारण से काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट ये लागू नहीं हो पाई। 1980 में जब मंडल आयोग का रिपोर्ट आया तो इंदिरा गांधी ने भी उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी आए, उन्होंने भी उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों में वैचारिक रूप से लोग तैयार नहीं थे। और इसी बीच में जगदेव बाबू की विचारधारा पर अपने बहुजन महापुरुषों के ललई सिंह यादव और जगराम स्वरूप वर्मा, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर और ये साहू जी महाराज, ज्योतिबा राव, इन लोगों की विचारधारा पर तब तक जो है धरती पर बुनियादी बदलाव हो रहा था। 1980-84 के बाद भारत की राजनीति में एक विचारधारा के रूप में एक बड़ा आंदोलन रूप ले लिया। और 89 में जब जनता दल की सरकार बनी और वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने, तो जैसे जवाहरलाल नेहरू ने बहकाया काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को लेकर के, जैसे बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट को लेकर के इंदिरा गांधी ने बहकाया, और ये मोरारजी देसाई ने बहकाया, राजीव गांधी ने बहकाया। फिर जब ये जमात तैयार हो गई लालू यादव, नीतीश यादव, रामविलास पासवान, मानवर कांसीराम जैसे लोगों की, तो फिर वीपी सिंह को बहकाने की हिम्मत नहीं पड़ पाई, क्योंकि ये लोग पिछड़े वर्ग के महापुरुषों की विचारधारा पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यही कारण है उसके बाद भी पिछड़ा वर्ग का जो मंडल आयोग है, केवल मात्र 40 अनुशंसाओं में से केवल 2 अनुशंसाएं ही लागू हो पाई है। यानी आप थोड़ा सा जागरूक हो पाए तो मंडल आयोग के दिए हुए 40 लड्डुओं में से केवल 2 लड्डू पा पाए। और जब आप बाबू जगदेव प्रसाद और जगराम स्वरूप वर्मा की विचारधारा पर मजबूती से आगे चलेंगे तो यकीन जानिए पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरी संस्कृति लागू करवाइएगा और 40 का 40 लड्डू खाइएगा, तभी समाज का भला होगा। अब आपको मैं ये भी बताता हूं कि आप लोग उस कौम के लोग हैं, आप लोग उस पिछड़ी जाति और कामगार अर्जक लोग हैं कि आपसे ज्यादा शांति में विश्वास करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आप लोग भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। आपसे ज्यादा कोई बड़ा राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। आप बाबा साहब अंबेडकर और सम्राट अशोक को मानने वाले लोग हैं। आपसे ज्यादा कोई वो संवैधानिक नहीं हो सकता, कोई कानून का पालन करने वाला नहीं हो सकता। आपसे ज्यादा कोई मेहनती नहीं हो सकता। आप हर पहाड़ को तोड़ने वाले, हर पेड़ को लगाने वाले मेहनती लोग हैं। आपसे ज्यादा कोई समाज सेवक नहीं हो सकता। आप ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्रीबाई फुले की संतान हैं। आपसे ज्यादा कोई ईमानदार नहीं हो सकता। और यहाँ पे कुछ बेईमान लोग जो देश को लूट करके और खरबों को लूट करके देश छोड़ करके भागने का काम करते हैं। आप लूटने पीटने के बाद भी
जाति के नाम पर अपमानित होने के बाद भी अपने देश को नहीं छोड़ा, लेकिन यहाँ कुछ लोग अरबों खरबों कमा करके देश छोड़ करके भागने का काम कर रहे हैं। अगर आप ये पता करें कि ये कौन लोग हैं जो देश छोड़ करके भाग रहे हैं देश को लूट करके, तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने जो कहा था शोषक शोषित, वो शोषक ही मिलेगा, वो सवर्ण ही मिलेगा, कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोगों को अपनी विचारधारा के एक जमात बनाना होगा। बिना विचारधारा का जमात बनाए हम लड़ाई में जीत नहीं पाएंगे। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुत खुश रहा करते थे। उनके एक साथी ने प्रश्न किया कि बाबा साहब आजकल आप बहुत खुश रहते हैं, तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने इस देश को, यहाँ के अर्जकों को, यानी यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के शोषित पीड़ित समाज को सौंपने का प्रण किया था। वह युद्ध में 26 जनवरी 1950 को जीत गया हूँ। उनके साथी ने प्रश्न किया कि आप युद्ध कैसे जीत गए, जबकि यहाँ का प्रधानमंत्री तो सवर्ण है, ज्यादातर कैबिनेट में लोग सवर्ण हैं, ज्यादातर जो है ये राज्यों के मुख्यमंत्री भी सवर्ण है, तो आप युद्ध कैसे जीत गए। उन्होंने कहा कि अभी यह समाज सोया हुआ है, जब यह समाज जाग जाएगा, पढ़ लिख करके होशियार हो जाएगा, तो सत्ता छीन लेगा, सत्ता छीन करके अपनी बिगड़ी बना लेगा। बाबा साहब अंबेडकर के पढ़ लिख करके होशियार बनने का यह मतलब नहीं था कि हम खाली डिग्री ले। उनके कहने का मतलब पढ़ लिख करके होशियार बनने का मतलब यह था कि जिस विचारधारा की बुनियाद पर संविधान बना है, जिस विचारधारा की बुनियाद पर बाबा साहब अंबेडकर जीवन भर संघर्ष किए, जिस विचारधारा की बुनियाद पर जो ज्योतिबा राव फुले से जो संघर्ष चलता आ रहा है, उस विचारधारा को गहराई से समझना। हमारे लोग क्या करते हैं, पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण मिल गया, आरक्षण को लपकने दौड़ पर ये जाते हैं, लेकिन जिस विचारधारा, जिस कष्ट से, जिस बुनियादी संघर्ष से हमें आरक्षण मिला है, उसको नहीं समझना चाहते। यानी मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू। आरक्षण तो लेना चाहते हैं, लेकिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा के संघर्ष पर नहीं चलना चाहते। इसलिए अपनी विचारधारा बनानी होगी। बिना विचारधारा का जमात बनाए हम बड़ी शक्ति नहीं बन पाएंगे। यही कारण है कि जहां लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट का एक मूल्य होता है, ऐसी परिस्थिति में जिसकी विचारधारा ज्यादा होगी, शासन सत्ता उसी को मिलेगी। अगर आपकी विचारधारा ज्यादा है, ज्यादा लोगों की है, तो शासन सत्ता आपको मिलेगी। सत्ता में बैठे लोगों की विचारधारा जैसी होगी, आपको परिणाम भी वैसा ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। सत्ता में बैठे लोगों की विचारधारा जैसी होगी, आपको संवैधानिक मूल्यों का परिणाम भी वैसे ही मिलेगा। इसलिए अगर सत्ता में बैठे लोगों की विचारधारा संबुक के वध को जायज ठहराती है, अगर सत्ता में बैठे लोगों की विचारधारा ये एकलव्य का अंगूठा काटने वाले द्रोणाचार्य को का गुणगान करती है, अगर सत्ता में बैठे लोगों की विचारधारा अपनी पत्नी को जुआ में हारने वाले जुआरी को धर्मराज कहती है, अगर सत्ता में बैठे लोगों की विचारधारा एक समान पैदा हुए इंसान को छोटा बड़ा समझती है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का सपना साकार होगा? या हमारे जो महापुरुष हैं ज्योतिबा राव फुले, साहू जी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, पेरियर ललित सिंह यादव, अर्जक रामस्वरूप वर्मा, इनका कोई सपना साकार हो सकता है क्या? इसलिए सत्ता लेनी है, और सत्ता लेने के लिए विचारधारा का एक बहुत बड़ा जमात बनाना होगा। हमारे यहाँ लोग जाति पे काम करते हैं, जाति पे ये लोग चले जाते हैं, जबकि विचारधारा के नाम पर हमें एक होना होगा। हमें जाति में न बढ़ करके एक विचारधारा का जमात बनाना होगा।